मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार नए-नए रिकॉर्ड बना रही है। अब एक नया रिकॉर्ड जो बना है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बना है। उसमें क्या हुआ कि राजकोट किले में कुछ महीने पहले जो स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा थी, वो धराशायी हो गई है। अब ये घटना दुखद तो है ही, लेकिन ये प्रतिमा हमारे एक महानायक की महान स्मृतियों से जुड़ी थी और इससे भारतीय नौसेना की साख भी जुड़ी हुई थी। बल्कि यह इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है कि इससे हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की कलई भी खुल गई है। अब प्रतिमा तो धराशायी हो गई है, राजनीतिक सियासत चालू हो गई है। अब समझिए, इस प्रतिमा के निर्माण पर करीब 3600 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इसी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के अवसर पर इसका अनावरण किया गया था और मोदी साहब ने इसका शायद अनावरण भी किया था। अब ये अच्छी बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने और खुद नौसेना ने भी अपने इस घटना की जांच पड़ताल के लिए टीमें गठित की हैं। इस प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कंपनी के मालिक व संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्रतिमा को दुरुस्त कर पुनर्स्थापित करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। वैसे तो देखिए, पूरे देश में ही छत्रपति शिवाजी के लिए बहुत ही गहरा सम्मान है, लेकिन महाराष्ट्र और मराठा संस्कृति के लिए वह एक प्रतीक पुरुष हैं। आम मराठी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ है। ऐसे में राजकोट किले की इस घटना पर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो जाना स्वाभाविक ही है और वह भी तब जब चंद महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला हो और एक मजबूत विपक्षी पार्टी शिवसेना की पूरी राजनीति शिवाजी के शौर्य व आत्मगौरव से ही प्रेरित रही हो। अब स्वाभाविक है कि इसमें महाविकास अघाड़ी इस योजना में महाभ्रष्टाचार के बारे में आरोप लगाना शुरू कर दिया है और इसे शिवाजी के अपमान के तौर में पर भी पेश किया जा रहा है। और राज्य की जो एकनाथ शिंदे सरकार है, वो इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को कड़ी सजा दिलाना चाहती है ताकि विपक्ष के आरोपों को सही जवाब दिया जा सके और सार्वजनिक निर्माण में भी किसी किस्म की लापरवाही या उदासीनता बरतने वालों को संदेश दिया जा सके और साथ ही साथ ऐसे घोटाले वालों को बख्शना नहीं चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गई राजनीतिक बात, लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। पहली बात तो क्या होता है कि आपको भी पता है कि इस देश में ठेकेदारी चलती कैसे है। जितने रुपए में ठेका दिया जाता है उसका कितना परसेंटेज बंदरबाट में जाता है, ये ठेका देने वाले और ठेके लेने वाले को मालूम होता है। बिना दिए लिए ठेका मिलता नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब आदमी पहले से ही दान किए बैठा हुआ है तो उसको लगता है कि जैसे तैसे काम पूरा कर दो। ऊपर से राजनीतिक दबाव के चलते कभी कभी जो टाइमलाइन होती है वो घटा दी जाती है, क्योंकि किसी न किसी बड़े आदमी को उद्घाटन करना होता है। वो अपनी उद्घाटन करने की वजह से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करो ताकि मैं अपने रहते रहते फीता काट लूं और वहां खड़े होकर फोटो खिंचा लूं। तो भैया, होता ये है कि ऐसे मुद्दों पे जो चीज 6 महीने में बननी चाहिए वो 2 महीने में बना दी जाती है। यानी कि 9 महीने का बच्चा जो है कभी कभी 2-3 महीने में भी पैदा कर दिया जाता है। अब होता जब ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो क्वालिटी क्या रही होगी। सो इसीलिए ऐसी घटनाएं आजकल बढ़ गई हैं, क्योंकि ठेकेदारों पर भी बोझ बढ़ गया है, कमीशन का भी बोझ है, साथ ही साथ टाइम से पहले काम खत्म करने का बोझ है और इसी के चलते न जाने कितनी बड़ी निर्माण की जो योजनाएं हैं उनमें कोई ना कोई परेशानी आ रही है। जैसे मई 2023 में उज्जैन के महालोक कॉरिडोर में लगी हुई सप्तऋषियों की मूर्तियां भी इसी तरह आंधी तूफान में उड़ गई थीं। इसी मानसून में बिहार में नए पुराने पुलों के ढहने का सिलसिला मीडिया में सुर्खियों में रहा। कहीं कहीं नई बनी सड़कें धंस रही हैं तो कहीं हवाई अड्डे के छज्जे टूट कर गिर रहे हैं। जाहिर है कि इनकी वजहों को समझने के लिए किसी बड़े, जो कहते नहीं कि वास्तुकार की जरूरत नहीं है। निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता से समझौता और राजनीतिक दबाव में जल्द से जल्द कार्य पूरा करने की प्रवृत्ति ने ऐसी दुर्घटनाओं की गति बढ़ाई है। अब क्या है, इसके लिए समूचे तंत्र को अपनी कार्य संस्कृति पर गौर करने की जरूरत है, लेकिन नेताजी काहे करेंगे। नेताजी को तो जो है अपने चुनाव की चिंता है, तो इसलिए नेता तो करेंगे नहीं। अब पिसेगा कौन इसमें इसमें पिसेगा ठेकेदार, और ठेकेदार के साथ पिसेंगी वो कंपनियां जो ये ठेका लेती हैं। तो इसलिए अब क्या है कि इस पूरे तंत्र को समझने के लिए
ठेकेदारों को ही कुछ ना कुछ पहल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ महापुरुषों की जो प्रतिमा लगाए जा रही है, इसके ऊपर भी गहन विमर्श होना चाहिए कि जहाँ जगह मिली वहीं पे एक प्रतिमा लगा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, महापुरुष तो महापुरुष हैं, अब उनको जगह-जगह प्रतिमा लगा देते हो, फिर उस पे कौवे बैठते हैं, कहीं कबूतर बैठते हैं, और वो क्या करते हैं सभी आपको मालूम है। जगह-जगह महात्मा गांधी की फोटोएं लगी हैं, मूर्तियां लगी हैं, और उसके ऊपर कौवे कबूतर बैठते हैं। तो अब उसके ऊपर और ज़्यादा बवाल मचता है कि फ़ोटो गंदी हो गई, मूर्ति गंदी हो गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा महापुरुषों को भी जो है आराम देना चाहिए, और मूर्तियाँ कम लगाई जाएँ और उनके नाम पे कार्य ज़्यादा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी मूर्ति लगा जाने से या उनके ऐसे ढह जाने से ये हमें सबक लेना चाहिए कि हर जगह प्रतिमा लगा देने से पुरखों का सम्मान नहीं होता। जबकि अगर उनके मूल्यों की शिक्षा और संस्कार के अगर हम सम्मान करें और उनको फॉलो करें, तो उसका जो कहते हैं कि उसका सम्मान दीर्घकालिक तक रहेगा। और अब क्या है कि जो मतलब जो है, लोग सोचते हैं कि हर नेता सोचता है कि मैं महापुरुष की फोटो लगा लूंगा तो इस महापुरुष के साथ मैं भी अमर हो जाऊंगा। तो भैया ऐसा नहीं होता है। उसके चलते क्या है, फजीहत ज्यादा होती है, और महापुरुष का तो जो मतलब जो जानते हैं पढ़ते हैं वो तो सब सम्मान करते ही करते हैं। साथ में इसमें नेताओं की फजीहत ज्यादा हो जाती है। और विशेषकर इन दिनों जो है मोदी सरकार के पीछे जो है जिस तरीके से विपक्ष पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जानबूझ की जरूरत से ज्यादा फजीहत करने का मौका भी ढूंढ रहा है। तो मुझे लगता है मोदी सरकार को इन चीजों से सबक लेना चाहिए, और महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने या किसी योजना को जल्दी पूरा पूरा कराने की जो जिद से वो भी बचना चाहिए, चाहे वो संसद भवन हो नई वाली, क्योंकि उसमें भी पानी टपकने लगा। तो भैया इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना क्या है कि लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, कीचड़ उछालते रहेंगे, और मूर्तियां और पुल गिरते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।